हेलो कमांडोज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन में और आप सब अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे रहे हैं। इस उम्मीद के साथ मैं आज आपके पास एमपीक्यू सीरीज के टॉपिक इकोसिस्टम फ्रॉम यूनिट इकोलॉजी, ये एक बेहतरीन चैप्टर है, कोर कंसेप्ट चैप्टर है। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से इवैल्यूएट करके पूछे जाने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं। और मैं आपको बता दूं 2022 के 17 जुलाई पे जो ये पेपर नीट का कंडक्ट होने वाला है, इसमें एक अहम टॉपिक है इकोसिस्टम, जहां से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप स्कोरिंग मान के चलिए, इसको आपसे डेफिनेटली वो बनने चाहिए। तो स्वाभाविक है कि वो प्रोबेबल क्वेश्चन चैप्टर इकोसिस्टम से कैसे आ सकते हैं, क्योंकि आपने थ्योरी लेक्चर का बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन एक्सपीरियंस किया, तो अब उसको आगे बढ़ाते हैं। यस कमांडोज, क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम, जैसा कि स्क्रीन पे आप सबके सामने दिख रहा है। यस, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का क्या मायने हैं? तो मैं आपको बता दूं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जाना जाता है किसमें? यस कमांडोज, अमंग प्रोड्यूसर्स, और फिर प्रोड्यूसर्स से कंज्यूम करके कंज्यूमर्स में, तो फिर आंसर है बीटा। यस कमांडोज, बीटा इज द आंसर, राइट? क्यों? क्योंकि परिभाषा देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। यस, बीटा इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो नेट प्रोडक्टिविटी होती है उसको सही तरह से अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यस कमांडोज, क्वेश्चन इस तरह से पूछा है रिस्पेक्टिव अलग अलग तरह के बायोम्स से, और बायोम्स का एक बहुत ही अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी का संबंध वहां के प्रोड्यूसर के डेंसिटी से है। तो अब आप इस बात को ध्यान रखकर, सबसे ज्यादा कहां है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो सी ऑप्शन में सबसे मैक्सिमम है। लेकिन सबसे कम कहां एक्सपेक्टेड है? टेम्परेट रीजन में। यस, तो बी ऑप्शन है। और बी और सी के बीच अब हमें ए और डी को प्लेस करना है, तो सबसे कम बीटा, बी। यस, टेम्परेट में, कॉर्निफेरस। उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां मिलेगी? टेम्परेट डेसिडस में। टेम्परेट की डेसिडस, कॉर्निफेरस से ज्यादा डेसिडस, क्योंकि पत्ते थोड़े से और एनलार्ज होते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, एफिशिएंसी ज्यादा होती है वहां के फॉरेस्ट का, इसलिए। तो बी से ज्यादा डी, टेम्परेट डेसिडस, और डी से ज्यादा ए, ट्रॉपिकल डेसिडस। ठीक है, और फाइनली यस कमांडो, सी आंसर होगा, तो डी आंसर है। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। डेल्टा इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए कमांडोस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सब लोग देखिए स्क्रीन पे, सॉल्व करिए, आंसर दीजिए इसका। इससे पहले सेकंड का आंसर है डेल्टा। आप सब लोग ने इसको जो है सॉल्व किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ के सॉल्व करें, कृपया उसका उत्तर दे। साइक्लिंग ऑफ मटेरियल इकोसिस्टम में, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कह लो या कुछ भी साइक्लिंग, चीजों का जो है लगातार इनपुट आउटपुट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन से कंपोनेंट्स, ये क्वेश्चन में पूछा है। यस कमांडोज, प्लीज आंसर मी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? प्रोड्यूसर एवं कंज्यूमर पर, प्रोड्यूसर और हर्बीवोर्स पर, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स पर। आंसर होगा डेल्टा। यस, डी इज द आंसर कमांडोस, डेल्टा, डी इज द आंसर। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड सॉरी डिकम्पोजर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स फिक्स करते हैं सनलाइट एनर्जी को, न्यूट्रिएंट असेंबल करते हैं, और उसी न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करने के बाद डिकम्पोजर्स हर हायर ऑर्गेनिज्म को उसके डेथ के बाद डिकम्पोज करके वापस नेचर को कर देता है। तो ये लगातार साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इन दोनों की वजह से प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स। आंसर है डेल्टा। यस, 3 का आंसर है डेल्टा। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं कमांडो। स्क्रीन पर देखते हुए सब लोग प्लीज बी अटेंटिव, बिल्कुल बहुत ध्यानपूर्वक स्टेटमेंट पढ़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द 2 मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हाँ, इकोसिस्टम के 4 कंपोनेंट से 2 फंक्शनल है और 2 स्ट्रक्चरल। याद करिए, एनसीईआरटी में बात बिल्कुल स्पष्ट मेंशन है, यहां पूछा है 2 मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स, उसके चलते हुए यस कमांडोस आंसर क्या होना चाहिए? आप बताइए क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये सारे ही कहीं ना कहीं
फीचर्स है, लेकिन स्ट्रक्चरल फीचर्स कौन है जो इकोसिस्टम को बनाते हैं और एक जो इकोसिस्टम को फंक्शनिंग करते हैं। फिलहाल स्ट्रक्चरल का पूछा है, दोनों में से कौन है? स्पीसीज कंपोजिशन और स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कौन कहां है अरेंज होगा जिससे उसको सारे रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सके। स्ट्रैटिफिकेशन, ये दोनों स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ए इज द आंसर, ए एंड डी, यानी ए ऑप्शन आंसर है। यस कमांडोस, एम आई राइट और नॉट? यस प्लीज। तो ध्यान से इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। व्हाट प्राइस टैग, पूरे इकोसिस्टम जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ब्रॉड और नैरो यूटिलिटी तरीके से फायदा पहुंचाता है, जो कि असाधारण, बहुत ही असाधारण, अद्वितीय, अकल्पनीय सर्विसेज इकोसिस्टम प्रकृति हमें कहीं ना कहीं हमें जिंदा रहने का एहसास और पृथ्वी जैसे जो है ग्रह को रहने लायक लाइफ, प्लैनेट ऑफ लाइफ बनाता है। वो इसलिए क्योंकि यहां का इकोसिस्टम सर्विस हमारे हर बेहतरी के लिए है, हम और हमारे जैसे हर प्रजाति यहां बेहतर तरीके से रह सके। तो अगर उनके उन सर्विसेज को अगर हम गणना करें, कैलकुलेट करें, कैलिब्रेट करें और पता लगाएं तो कैसे प्रकृति हमें, तो इस पर सबसे पहले रिसर्च करते हुए रॉबर्ट कॉन्टेंजा ने जो है कहा था कि हर वर्ष पूरी दुनिया को चलाने के लिए करीब करीब जो है ये खर्चा आ सकता है। अगर प्रकृति के ये सारे फायदे हमें ना मिले तो 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर पैसा सिर्फ जिंदा रहना और एक आम जिंदगी जीने में ही खर्चा हो जाए, जो प्रकृति हमें फायदा पहुंचाता है। आंसर है ए। ओके कमांडोस, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर है ए। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस प्लीज। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सब स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इट्स अ वेरी वाइटल क्वेश्चन फॉर द नीट 2022। मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सक्सेशन टॉपिक से अलग अलग तरह के सक्सेशंस आपने थ्योरी लेक्चर्स में समझा, ठीक है? हाइड्रार्च, जियार्च, ठीक है? इनमें क्या, कैसे स्टेप वाइज सारी चीजें जो है चेंज होती है, सेरल कम्युनिटीज कैसे क्या बनती हैं, और वन बाय वन हाउ द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन अकर्स, वेदर इट इज दिस प्लांट सक्सेशन एंड द रिस्पेक्टिव इकोसिस्टम कैसे स्टेबल होता है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुंचता है। तो अब उसके अलग अलग प्रोसेस में पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेवरल स्टेजेस इन हाइड्रार्च सक्सेशन जो है उसमें किस स्टेजेस से गुजरते हुए पाया जाता है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, राइट? जो उसके स्टेजेस क्या है। तो इफ यू रिमेंबर दैट्स द वाटर बॉडी। हाइड्रार्च मतलब ऐसा सक्सेशन जिसकी शुरुआत वाटर बॉडी से होता है। वाटर बॉडी में सबसे पहले किनका डोमिनेंस होता है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फिर सबमर्ज्ड प्लांट्स, करेक्ट, फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आता है, फिर रीड स्वार्म स्टेज आता है। नाउ दिस इज व्हाट द करेक्ट स्टेजेस, सेवरल स्टेजेस है हाइड्रार्च अचीव करने के लिए। मार्श, मेडो स्टेज, स्क्रब स्टेज एंड फाइनली फॉरेस्ट। द क्लाइमैक्स कम्युनिटी इकोसिस्टम बनता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सो डेफिनेटली ए इज द आंसर। कमांडोस, क्वेश्चन नंबर 6, ए इज द आंसर। ओके, yes, the A is the answer, alpha is the answer, which is the correct order of several stages in hydrarch. Now let's move with the next question pattern. Clear? That is both hydrarch and ziarch succession, yes, what it leads to, कभी भी किसी भी सक्सेशन में अल्टीमेटली मॉडरेट कंडीशन में पहुंचने की कोशिश होती है, चाहे वो बिल्कुल ड्राई बेयर रॉक से शुरुआत होकर जो है अल्टीमेटली जो है एक मीडियम कंडीशन में पहुंचना, या फिर काफी ज्यादा वेट और वाटरी से भी जो है मीजियक कंडीशन में पहुंचना। एम आई राइट और नॉट? तो डेफिनेटली द आंसर विल बी ए, मीडियम वाटर कंडीशंस, करेक्ट। ना पूरी तरह जेरिक, ना हाईली ड्राई, ना हाईली एक्सेसिव वेट, इट इज मीडियम वाटर कंडीशन। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, द आंसर इज ए, अल्फा। ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। नाउ यू एज ऑल ऑफ यू मिनिमम टाइम ऑफ सक्सेशन, पॉइंट टू बी नोटेड कमांडोज। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा रहे हैं कि आपने सक्सेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और क्या सिग्निफिकेंस है, अगर आपने जो है ये सब चीजें जो है बहुत अच्छे से समझा एनसीईआरटी पढ़ते हुए, तो फिर आपको याद आना चाहिए कि पॉइंट टू बी नोटेड, सक्सेशन में सबसे ज्यादा टाइम अगर वो प्राइमरी सक्सेशन होता है तो वो इसलिए लगता है क्योंकि
सॉइल बनने में समय लगता है। क्या बनने में लगता है समय? सॉइल बनने में समय लगता है। दैट्स द लॉजिक। ओके, अंडरस्टूड कमांडोस? सो पॉइंट टू बी नोटेड इन द गिवन क्वेश्चन, कौन सा एक ऐसा एरिया जहां पर सक्सेशन होगा लेकिन बहुत ही कम समय में? यस, न्यूली कूल्ड लावा नहीं, टेम्परेचर उसको काम डाउन होने में टाइम लगेगा। क्रिएटेड पॉन्ड नहीं, उसमें भी क्योंकि मिट्टी आने में टाइम लगेगा। एबेंडेंड फार्म लैंड, यस, C is the answer. The reason is कि खाली पड़ा हुआ जो है एक फार्म लैंड है लेकिन मिट्टी तो है, क्योंकि मिट्टी बनने में ज्यादा समय वो अवेलेबल है। धीरे 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 दूसरे सारे जो है रिस्पेक्टिव लिविंग बींग्स उस पर आ सकते हैं वन आफ्टर द अदर। तो क्योंकि जो सक्सेशन में सबसे ज्यादा समय मिट्टी तैयार करने में लगती है। यस कमांडोस, तो आंसर है सी, अबंडेंट फार्म लैंड विल टेक द मिनिमम, क्योंकि बेयर रॉक, पत्थर को तोड़ तोड़कर टुकड़े होते 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 मिट्टी बनने में काफी साल लग जाते हैं। तो सबसे कम समय तो ऑप्शन सी ही अवेलेबल कराएगा। ओके, यस, तो क्वेश्चन नंबर 8 सी इज द आंसर। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं कमांडोज। ऑल आर ट्रू फॉर क्लाइमैक्स कम्युनिटी एक्सेप्ट, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट उसको छोड़कर बाकी सब बातें सही है। तो स्टेबिलिटी, लेट्स रैंडमली मैं आपके सामने रख रहा हूं क्वेश्चन। कमांडोज प्लीज आंसर मी, आप खुद इसका आंसर बताएं। यस प्लीज, क्विक, आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी से बताएं। द रीजन इज क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लाइमैक्स कम्युनिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? वो स्टेबल होता है। यस, एंड ऑफ सक्सेशन, बस वहां खत्म क्लाइमैक्स कम्युनिटी, एंड फाइनल कम्युनिटी होता है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑल दीज आर ट्रू, राइट? यस, एक्सेप्ट यानी एक, रैपिडली कीप्स ऑन चेंजिंग, नो, समय लगता है, इट टेक्स सम टाइम, लेसर टाइम, मोर टाइम, बट इट टेक्स टाइम, रैपिड एक्शन नहीं होता। यस कमांडोज, अगेन क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सपेक्टेड आंसर इज, द प्रोबेबल आंसर इज ऑप्शन ए, अल्फा इज द आंसर। ए, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग क्लाइमैक्स कम्युनिटी एक्सेप्ट, यस। Okay, so let's move ahead. Okay, commandos. Bacterial, fungal enzymes degrade the detritus, है ना? Detritus, सड़े गले जो डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट एनिमल बॉडी को जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो है एंजाइमेटिक एक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड। फंगल, बैक्टीरियल जो है अपने एंजाइमेटिक एक्शन से डिकम्पोजिशन का वो कौन सा स्टेप है जो इस तरह से अंजाम दिया जाता है? दैट्स द क्वेश्चन कमांडोस। और एंजाइम जहां इन्वॉल्व हो गया, द आंसर विल बी, यस कमांडोस, बीटा। यस, ऑल ऑफ यू आर एक्सपेक्टेड कि आप लोग कमेंट सेक्शन पे आंसर करते जाइए, मेरे साथ इस पेपर को सॉल्व करते जाइए, एंड डू आंसर एंड अटेम्प्ट इट। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कमांडोज, नाउ इट्स अ फाइनल प्रिपरेशन, अपने आप को एक मौका दीजिए मेरे साथ। आप इन सबको जो है रीडिंग करते हुए, एनालाइज करते हुए, ठीक है, स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कोरिंग करने के लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाइए। यस कमांडोज, लेट मी मूव अहेड, आगे बढ़ता हूं मैं अपनी बात के साथ। कैटाबॉलिज्म, बीटा इज द आंसर। ओके, सो लेट मी मूव अहेड, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Climax community, right? Climax communities. What the climax community is known for? यानी सीधा सीधा ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को उठा के क्वेश्चन बना है। तुरंत क्लाइमैक्स कम्युनिटी सुनते सी आपके दिमाग में कुछ बातें आनी चाहिए, am I right or not? तभी तो इन गिवन स्टेटमेंट से आप प्रोबेबल ऑप्शन को चूज कर रहे होंगे। इफ इट इज सो, आर शॉर्ट लिव्ड देन पायनियर कम्युनिटीज? क्या क्लाइमैक्स कम्युनिटी शॉर्ट लिव्ड होते हैं? नो, वो तो फाइनल एंड, स्टेबल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को वेल टू डू एडजस्ट किए रहते हैं। एम आई राइट और नॉट? यस प्लीज। आर लेस स्टेबल देन पाइनियर मींस ऑल दीज पॉइंट्स आर नॉट एप्लीकेबल। वट एवर द 2 पॉइंट्स, जो 2 बिंदु मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रीड किया, क्या ये आपको सही लग रहा है? नहीं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी को ये डिफाइन नहीं कर रहा है। एम आई राइट और नॉट? यस प्लीज। सो हैव सिंपल फूड चेन्स दैट देन पाइनियर कम्युनिटीज। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल अच्छे से समझिए आप। हैव सिंपल फूड चेन, बहुत ही सरल प्रकार का उनका फूड चेन होता है। नहीं, इतने सारे निक्स होते हैं, फूड वेब होगा। सिंपल कैसे फूड वेब होगा भाई?
यस और नो? यस। तो अगेन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फूड चेन सिंपल मतलब निक्स कम है, और एक निक एक ही स्पीसीज को समय देता है, जगह देता है। एम आई राइट और नॉट? इसलिए ये बात भी सही नहीं है। सिंपल नहीं, वो तो फूड वेब बन चुका होता है। हैव ग्रेटर निक, सही बात है। बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज को मौका मिलता है वहां पर जो है हैबिचुएट होने के लिए। स्पेशलाइजेशन देन कोपाइनियर, सही बात है। स्पेशलाइज्ड होते हैं, अलग अलग तरह की इकोसिस्टम्स बनते हैं अपनी जगह। यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लाइमैक्स कम्युनिटी को डिफाइंड करते हुए डेल्टा डी इज द करेक्ट ऑप्शन डिफाइनिंग कैरेक्टराइजिंग द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। यस प्लीज, आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 with list 2 and definitely again we have to choose a correct answer using the code given below. Yes, so let me match up. Ecotone is defined as transition zone between two communities, correct? Benthic is defined as the zone 4 के साथ मैच कर रहा है, zone found at bottom of C यानी A3B4, correct? Sear means मैचिंग विद द सेकंड ऑप्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर, करेक्ट? और ये सीयर कहां देखने को मिलता है? यस, कहां देखने को मिलता है? सक्सेशन में, वन आफ्टर द अदर अलग अलग कम्युनिटीज रिप्लेस होते जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड लॉटिक मींस, है ना, लॉटिक वाटर बॉडी मींस रनिंग वाटर रिवर जो होते हैं। यस, करेक्ट। तो एम आई राइट और नॉट? सी विथ 2, डी विथ 1, ऑप्शन अगेन ए। यस कमांडोज, अल्फा ए ऑप्शन इज द करेक्ट प्रेजेंटेशन। 12 जो है, 12 का आंसर ए है, राइट? सो मैं आपके साथ बिल्कुल आराम से क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करते जा रहा हूं। ध्यान से समझिए, सुनिए कैसे हम चीजों को जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सारे वो कंसेप्ट जिस चैप्टर में आपने पढ़े समझे इकोसिस्टम में। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कमांडोज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट कंसर्निंग फूड चेन। इन सारे तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद अल्टीमेटली हमेशा की तरह हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑप्शन चुनना है जो करेक्टली फूड चेन के बारे में कहा गया है। दैट्स द क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन को आपके सामने रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, 80% टाइगर्स को अगर हम हटा दें, ग्रेटली इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। नो, क्योंकि टाइगर 80% हटाएंगे तो दूसरे कार्निवोर्स तो हैं। अब टाइगर को हटा देने पर हर्बीवोर्स बढ़ जाएंगे, मानता हूं, वेजिटेशन, लेकिन और भी तो कार्निवोर्स है जो प्रे पॉपुलेशन है। एकमात्र टाइगर ही थोड़ी शिकार करता है। Am I right or not? Try to understand. इसलिए यह बात पूरी तरह सही नहीं है ना? देयर इज अ रिडक्शन, लेकिन वेजिटेशन कम होने का संबंध और भी तो कार्निवोर्स हैं जो शिकार कर सकते हैं उन प्रे पॉपुलेशंस का, हर्बीवोर्स का। माना कि टाइगर के वजह से जो है हर्बीवोर्स बढ़कर वेजिटेशन, है ना, बहुत ज्यादा ग्रेजिंग ब्राउजिंग हो जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन ये बात पूरी तरह इसलिए सही नहीं है क्योंकि आपने अभी कुछ और टाइगर्स तो बचे हैं, और उन 20% टाइगर्स के अलावा 100 में से 80 हट गए, 20 टाइगर तो बचे शिकार करने के लिए, और दूसरे कार्निवोर्स भी तो है टू डू द हंटिंग। इसलिए ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर। अगला स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर है ना? इन एन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ डियर। यस, फूड चेन के लिए यह बात सही है, करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। यस, क्यों? क्योंकि बहुत सारे कार्निवोर्स को हटा दिया तो डियर का, क्योंकि डियर का शिकार कोई एक शेर थोड़ी करता है, जैकल भी कर सकता है, क्या बोलते हैं, चीता है, लेपर्ड्स है, और भी तो है। यस, है ना? द वाइल्ड पिग्स, देयर आर मेनी मोर। सो हमने ऐसे बहुत सारे कार्निवोर्स को हटा दिया तो डियर का पॉपुलेशन बढ़ गया, करेक्ट। द लेंथ ऑफ फूड चेन इज जनरली, यस कमांडोज, जो लेंथ ऑफ फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स ड्यू टू एनर्जी लॉस। यस, करेक्ट। हां, यह बात सही है। कोई भी फूड चेन का ट्रॉपिक लेवल मैक्सिमम 3 से 4 होता है टू प्रिवेंट द एनर्जी लॉस। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज द लेंथ ऑफ, ये भी सही है, सेकंड और 3 सही है। फोर्थ स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, द लेंथ ऑफ फूड चेन मैनी वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉपिक लेवल्स। द लेंथ ऑफ फूड चेन्स मैनी वेरी फ्रॉम, ये तो काफी लंबा है, फूड चेन कैन नॉट बी वेरी लेंदी, तो ये अपने आप रॉन्ग हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया।
तो व्हाट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? व्हाट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सेकंड एंड थर्ड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. यस कमांडोज, अगेन बीटा, बी इज द करेक्ट आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. किसी भी इकोसिस्टम को में हम फूड चेन को ग्राफिकली जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और हर ट्रॉपिक लेवल को, यस हर ट्रॉपिक लेवल में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों उनको इंटरेक्ट करते हुए कम ज्यादा दिखाते हैं. दैट प्रेजेंटेशन इज, यस कमांडोज, द आंसर इज अगेन बीटा. करेक्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम कहेंगे उसको. द आंसर इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 14, आंसर इज बीटा. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. एवरी वन ऑफ यू, यस प्लीज. स्ट्रैटिफिकेशन इज प्रेजेंट इन, है ना? व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन? इट इज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, राइट? और जहां पर रिस्पेक्टिव इकोसिस्टम बहुत एनरिच्ड होगा स्पीशीज, वहीं स्ट्रैटिफिकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. यस, सब अपने अपने जगह निक को और प्लेस को है एक्वायर करके जो है रिसोर्सेस का बेहतर इस्तेमाल, नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरे और एबायोटिक फैक्टर्स का बेहतरीन इंटरेक्शन के साथ अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करना चाहेंगे. तो स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली इज प्रेजेंट इन, ये कहां बेहतर देखने को मिलता है? अब इसको समझने के लिए कमांडोज, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जस्ट हैव अ लुक. सब लोग ध्यान दीजिए. इफ आई गो टू अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, yes commandos, try to understand. Suppose if I move to a tropical rainforest, what do you expect? Yes, what do you expect? Yes, so this is what you mean by stratification. Dense forests as if, बहुत ही घना जंगल जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा. तो द डिफरेंट हाइटेड प्लांट्स अलग अलग, जिससे कि वो रिस्पेक्टिवली, यस कमांडोज, जो है वो रिस्पेक्टिवली जो है सनलाइट को प्रॉपरली, यस प्रॉपरली अलग अलग रेंज पे जो है, जो उस पर इंसिडेंट हो रहा है, उसको वो फोटोसिंथेसिस के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी के लिए प्रॉपरली नेचुरल सनलाइट को जो है, यस सनलाइट इज डेफिनेटली नेचुरल, नेचुरल होता है प्राकृतिक, जो ऊर्जा का अंतिम और सबसे अल्टीमेट सोर्स है किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनल बनाए रखने के लिए. यस करेक्ट, सोलार एनर्जी. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस. और ये कहां देखने को मिलेगा? घने जंगल में. और सबसे घना जंगल कहां एक्सपेक्टेड है? गिवन ऑप्शन डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, बोथ बी सी. आंसर होगा यस कमांडोज, द आंसर इज सी. द आंसर इज सी. ओके, आई बात सबको समझ में? दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन. अपने हाइट के अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाना, जिससे सब जो है पूरे इंसिडेंट सनलाइट को अच्छे से जो है रिसीव कर सके और अपनी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को सबसे बेहतर एग्जिबिट कर सके. क्लियर? यस. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज लीस्ट प्रोडक्टिव? अगेन सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं क्या बताने जा रहा हूं. इसका आंसर है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, द आंसर इज अल्फा, दैट इज deep oceans. A is the answer. So what is the reason? What is the reason? So here I would just like to make you understand.
Here are respective water body, deep ocean. तो समुद्र के गहराई में, yes, deep into the water, yes. What again? What do you expect? आप क्या उम्मीद करते हैं कि respective sunlight क्या वो पहुंच पा रहा है? It has a limitation. Deep into the, तो यहां पर जो है what you will expect in which of the least productivity जो है यहां मिलेगा. The reason is life वहां भी है, बट स्टिल वहां पर चांसेस जो है प्रोडक्शन के सबसे कम होगा, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट ही वहां पर जो है सबसे कम पहुंच पाता है. क्लियर? ना के बराबर. सो डेफिनेटली आंसर इज ए, डीप ओशंस. नेक्स्ट, among the following, where do you think, सही बात है. अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को. among the, where do you think the process of decomposition would be fastest? सबसे फास्ट कहां पर होगा? मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है, बट देयर आर सर्टेन फैक्टर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ह्यूमिडिटी, है ना, मॉइस्चर, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. सो एज पर द क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखिए कमांडोज. So tropical rainforest is the answer. Alpha. The reason is क्योंकि what the tropical rainforest is known for, वो किसके लिए जाना जाता है? Yes, it is known for two things: high temperature and high humidity. यस कमांडोज, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, और ये वो दो फैक्टर्स हैं जो कि राइट रिस्पेक्टिव डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं? एनहांस करते हैं, बढ़ावा देते हैं, और यही तो यहां पूछा गया है. यस कमांडोज, सो आंसर इज ए. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन. अब ये मैं आपसे पूछूंगा कमांडोस, आपको जो है कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर करना है. यस प्लीज. चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं. इन एब्सेंस ऑफ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, कि अगर इकोसिस्टम से आपने डिकम्पोजर्स को, यस कमांडोज, अगर हम रिस्पेक्टिव डिकम्पोजर्स को, यस प्लीज, राइट, रिस्पेक्टिव डिकम्पोजर्स को एलिमिनेट कर दें. इफ वी एलिमिनेट, हटा दे, एलिमिनेट, यस प्लीज, एलिमिनेट, तो फिर क्या असर पड़ेगा? दैट्स द क्वेश्चन. यस प्लीज. सो as all of you can see, blocking of energy flow, blocking of mineral cycling, blocking of solar energy to herbivores, rate of decomposition to other components will increase. क्या होगा? अब ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता. yes, what is expected? बीटा, मिनरल साइक्लिंग, क्योंकि डिकम्पोजर्स का सबसे पिवटल रोल होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में. वो सारे मिनरल्स जिसको बनाने के लिए वो शरीर में इन्वॉल्व हुआ था, वो उसे वापस नेचर को लौटा देना. यस, मिनरल साइक्लिंग कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा. यस कमांडोज, द आंसर इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 18, बीटा इज द आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ऑस्मोट्रॉफ्स बिलोंग्स टू. व्हाट ऑस्मोट्रॉफ्स बिलोंग्स टू? यस प्लीज. ऑस्मोट्रॉफ किसको बिलोंग करता है? What are their primary consumer, secondary top carnivores or decomposers? Answer है they are decomposers, क्योंकि that's a mode of nutrition. dead decaying चीजों से जो है अपने nutrients को absorb कर लेना, that's osmotrophism. Yes, so they are decomposers. Delta is the answer. Okay commandos, next question number 20. Now a very fundamental question, interesting question of the chapter. Roundworms in the intestine of human being are belonging to, right? वो किस को belong करते हैं? तो first of all, roundworm is a parasite, and definitely all parasites are consumers. All parasites are consumers, correct? And which consumer? Secondary consumer.
because they can either infect and a plant or an animal body. So they are secondary consumers, and secondary consumers belongs to third trophic level. C is the answer. Yes, commandos, they are consumers, they are secondary consumers, and secondary consumers belongs to third trophic level. So definitely the answer is C. In case of human beings, roundworm in the human intestine belongs to third trophic level. C is the answer. Okay, commandos, let's move ahead. आगे बढ़ते हैं. Gross productivity is equal to, right? What is the formula? Gross primary productivity जो है वो क्या है? What is equal to? It is net productivity, right? NPP plus loss of cellular respiration. A is the answer. A is the answer. Okay, commandos, this is a simple formula. GPP is equal to NPP plus loss of cellular respiration. क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो जो है मैच ही नहीं करते. It does not define the GPP, gross primary productivity. Net primary productivity plus loss of cellular respiration, जिसे हम R कहते हैं. Yes, that's the, है ना, इसको R भी कहते हैं. R, it stands for R. NPP plus R is equal to GPP. Clear? तो A आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का. Next, among the following biogeochemical cycles, among the following biogeochemical cycle, which one does not have losses due to respiration? किस बायोजियोकेमिकल साइकिल में हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस से लॉसेस नहीं होते? तो क्या हम अपने सांस में फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर छोड़ते हैं? नहीं, तो वो लॉस नहीं होते. तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. डेल्टा इज द आंसर. मतलब किसी में लॉस नहीं हो सकता. विच वन डज नॉट लूजेस ड्यू टू रेस्पिरेशन? ऑल ऑफ दीज. डेल्टा इज द आंसर. ओके कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 22. नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट. अगला क्वेश्चन कमांडोज ध्यान से सब लोग देखें. फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेशन. करेक्ट ऑर्डर ऑफ अगेन सक्सेशन लेवल इन जियार्च. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वायबल क्वेश्चन है नीट 2022 के लिए कमांडोज. दीज आर द मोस्ट वायबल क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम. इसलिए ध्यान से ऐसे कैसे याद कर लीजिए. और जियार्च मतलब बेयर रॉक्स, सूखी जो है, पूरा सूखा है और ड्राई कंडीशन से और पथरीला, राइट? दैट्स हाउ द स्टार्टेड सक्सेशन. तो पहले तो उसको क्या मिट्टी बनानी पड़ेगी. मिट्टी बनाने की प्रोसेस क्या होती है? दिस इज अ डिकम्पोजिशन, फ्रैक्शन, टूटना पड़ेगा. तो कौन करता है? लाइकन्स, मॉस स्टेज, एनुअल हर्ब स्टेज. दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. यस, ए इज द आंसर. कमांडोज, क्वेश्चन number 23. A is the answer, which is the correct sequence of succession level in Ziarch condition, which start with lichens and moss stage. Correct. 23, A is the answer. The word ecosystem, ये आया हुआ क्वेश्चन है. इकोसिस्टम शब्द किसने जो है दिया? The term ecosystem was proposed, coined by A.G. Tansley. Beta is the answer. Okay, commandos, beta is the answer. ध्यान दीजिए बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 24. Beta is the answer. Next, which of the following representation shows the pyramid of number in a forest ecosystem? पिरामिड ऑफ नंबर, इस तीनों में से कौन सा पिरामिड शेप का पिरामिड जो है, नंबर ऑफ पिरामिड कहते हैं ना, पिरामिड ऑफ नंबर फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जिबिट कर रहा है? यस, द आंसर इज सी. आंसर इज सी. यस कमांडोज, दैट इज रोम्बोइडल. ये जो ऑप्शन है रोम्बोइडल सी, ये शो करता है द नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम. क्लियर? यस. ओके कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है. ध्यान से देखिए. लॉस ऑफ हैबिटेट. यस, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन इज अ थ्रेट टू. एक्सटिंक्शन होने के चांसेस बने रहते हैं लगातार. सभी स्पीसीज इंसानी गतिविधियों के कारण कहीं ना कहीं और दूसरे प्राकृतिक कारणों से भी खतरे में रहते हैं. हमेशा खतरा बना रहता है उनपे ऑफ एक्सटिंक्शन, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन इज अ थ्रेट टू. पॉइंट टू बी नोटेड कमांडोज, ध्यान से देखिएगा कि
मैमल्स और बर्ड्स, राइट, मैमल्स और बर्ड्स यही होते हैं माइग्रेटरी नेचर। क्लियर? तो क्वेश्चन ये कि इन पर सबसे ज्यादा क्यों है, क्या उसका कारण है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्लीज आंसर इट। देखिएगा ध्यान से, आप सब लोग को कमेंट बॉक्स पे आंसर करना है, लेकिन ध्यान से आप सब लोग देखिएगा। द रीजन इज मैमल्स और बर्ड माइग्रेटरी हैबिट के भी होते हैं, क्योंकि नॉन माइग्रेटरी लिखा है तो ये दोनों ऑप्शंस ऐसे ही कट गए। देयर आर मेनी मैमल्स एंड बर्ड स्पीसीज जो कि माइग्रेटरी नेचर होते हैं, सीजनल माइग्रेशन करते हैं, डेली माइग्रेशन करते हैं, और फिर अपने ब्रीडिंग सीजन से रिलेटेड माइग्रेशन करते हैं, बहुत सारे अलग अलग एनवायरमेंटल हार्श कंडीशन से एस्केप करने के लिए। लेकिन उनको काफी लार्ज टेरिटरी, तभी तो माइग्रेट कर पाएंगे। तो लार्ज टेरिटरी और माइग्रेटरी हैबिट होने के कारण, है ना, क्योंकि मौसम में किसी तरह का बदलाव, पूरे पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेटिक चेंज के असर से डिस्ट्रीब्यूशन और इनके माइग्रेटरी नेचर पर प्रभाव पड़ेगा, और उससे भी वो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, और ऐसे करते करते लंबे अरसे में वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उन पे ये खतरा बना हुआ है। आंसर है बीटा, आंसर है बीटा। ओके कमांडोज, 26 आंसर इज बीटा। नेक्स्ट, एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू whether it is providing benefit or not। हर प्रजाति को, अब इसका कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी केवल मनुष्य का ही घरौंदा नहीं है। इट इज नॉट अ रेजिडेंस ऑफ ह्यूमन अलोन। ह्यूमन सभी स्पीसीज के साथ अर्थ पे एक कॉमन रेसिडेंस शेयर करते हैं। तो कहने का मतलब है दिस कम अंडर व्हाट कैटेगरी। ये जो स्टेटमेंट है कि हर प्रजाति को जीने का हक है इस पृथ्वी के हर जगह पे, जिसको उसको मिला है, उसको उसका वो नैतिक हक है कि वो बढ़िया एक्सप्लोर करे। और हम इंसान जिस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं सुविधाओं के साथ, प्रकृति ने हर प्रजाति को यह मौका दिया है। और इसको किस प्रकार के, किस कैटेगरी का इकोलॉजिकल सर्विस मानेंगे, या हम कहेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? यस, नैरो यूटिलिरियन, ब्रॉड यूटिलिरियन, एथिकल यूटिलिरियन, नन। आंसर है सी, आंसर है सी। लिव एंड लेट लिव के आधार पर यह स्टेटमेंट दिया जाता है कमांडोज। आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 सी। नेक्स्ट, इस फिगर को देख के आप बताएं कि जो रिस्पेक्टिव फ्लो ऑफ एनर्जी और मटेरियल हो रहा है, ग्रेटेस्ट बायोमास, एक फूड वेब दिखाया गया है जिसमें ये रिस्पेक्टिव सारे जो लेटर्स है वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स जो इंटरकनेक्टेड है बता रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे ज्यादा बायोमास किसका होगा? बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन। प्रोड्यूसर्स, हर इकोसिस्टम प्रोड्यूसर से शुरू होना चाहिए, होता है। और इसका कहने का मतलब यह है कि जो है एफ, ओके कमांडोज, जो एफ है, एफ कंडीशन जो है वो, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, गौर करिएगा कमांडोस, क्या है वो? प्रोड्यूसर। आर यू गेटिंग मी? सबको आ रही ना मेरी बात समझ में? ध्यान से आप देखिएगा, क्या है वो? प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स हैं। क्लियर? तो एफ जो है प्रोड्यूसर है, इसलिए आंसर होगा डी, डेल्टा। डेल्टा इज द आंसर। द रीजन इज क्योंकि उस पर सब फीड कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एरोज, एरोज शो कर रहा है कि कौन किसको ईट अप कर रहा है, राइट? दिस इज द फूड वेब, है ना, एनर्जी फ्लो और मटेरियल। तो एफ को सब कंज्यूम कर रहे हैं और फिर वो टॉप लेवल, तो इसका बायोमास सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो टोटल बायोमास है लिविंग मटेरियल का बना है वो स्टैंडिंग क्रॉप है बाकी सबके लिए। यस, इसलिए आंसर होगा डेल्टा। 28 डेल्टा इज द आंसर। नेक्स्ट, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। अभी अभी मैंने आपको, है ना, किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे जो लिविंग मटेरियल होता है, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल जो टोटल होता है किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे, उससे हम क्या डिफाइन करते हैं? व्हाट इज द कंसेप्ट? यस, उसको कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। बीटा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, बीटा इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेडेटर पॉपुलेशन इन अ हैबिटेट इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स हेल्थ। क्यों? किसी भी हैबिटेट इकोसिस्टम में जो प्रीडेटर पॉपुलेशन होता है वो हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम को इसलिए रिप्रेजेंट करता है। उसका कारण क्या? चेक ऑन द पॉपुलेशन ऑफ टर्शियरी कंज्यूमर। नहीं, गलत।
प्रेडेटर्स कंट्रोल द कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। हां ये सही है, बीटा इज द आंसर। क्या कारण है? क्योंकि वो प्रे पॉपुलेशन की साइज को कंट्रोल करता है, और प्रे पॉपुलेशन हर्बीवोर, मान के चलिए प्रेडेटर शिकारी है, वो कार्निवोर होगा, और वो हर्बीवोर का शिकार कर रहा है। हर्बीवोर क्या है? प्लांट्स खाते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, तो कम खाएंगे, वेजिटेशन बना रहेगा, और प्रे पॉपुलेशन के बीच का कंपटीशन भी कंट्रोल में रहेगा, हर चीज कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो प्रेडेटर को, यानी प्रिडेशन इज नेगेटिव इंटरेक्शन, लेकिन इकोसिस्टम के बेहतरी के लिए, बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है, प्रूडेंसी देता है, कंड्यूट का काम करता है, बहुत सारे रूल उसका काम है। क्लियर? यस। सो आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 30, बीटा इज द आंसर। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में अगर हम कीस्टोन स्पीसीज को हटा दें, एलिमिनेट कर दें, डिसअपियर करा दें, वहां से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाए, है ही नहीं वो इकोसिस्टम में, तो सबसे असर किसका असर पड़ेगा? हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। और यही बात बायोडायवर्सिटी चैप्टर में जो है पॉल एलरिच ने अपने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से समझाने की कोशिश की है। यस कमांडोज, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, गौर करिएगा मैंने जो बोला। यस, तो आंसर है 31 का सी, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem? Cropland ecosystem, हर इकोसिस्टम की अपनी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर आप किसी कृषि प्रधान जगह पे जाके देखें, वो भले ही मैनमेड, पहले तो वो मैनमेड है, मैनमेड इकोसिस्टम है, करेक्ट, लेकिन इधर जो गिवन ऑप्शन है, एब्सेंस ऑफ सॉइल, गलत, सॉइल ऑर्गेनिज्म, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, यस, एक ही तरह का प्लांट पूरे काफी लार्ज एरिया कवर करते हुए, तो लीस्ट डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, बीटा इज द आंसर। ओके कमांडोज, क्योंकि बाकी सब जो है अप्लाई नहीं होता। इकोलॉजिकल सक्सेशन, एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर? यस, इसलिए बीटा इज द प्रोबेबल आंसर। क्योंकि ये सब होते हैं, सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एब्सेंस लिखा है इसलिए कट जाएगा। और क्या वो इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं, वो तो काफी समय लेता है, और ये तो एक साल कुछ महीनों के अंदर क्रॉप प्लांट्स आ जाते हैं। मैनमेड एक्टिविटी आर्टिफिशियल, इकोलॉजिकल सक्सेशन नेचुरल प्रोसेस है, तो वो भी गलत हो गया। आंसर होगा बीटा। चलिए कमांडोज, कम्युनिटी डायनामिक्स, किसी भी कम्युनिटी में होने वाले बदलाव का संबंध किस चीज से है? प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसे गौर फरमाएं। ओके कमांडोज, कि जो कम्युनिटी डायनामिक्स होता है इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन एन इकोसिस्टम, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। सही बात है, गौर करिएगा, छोटी छोटी ये बातें है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 इसका संबंध है इकोलॉजिकल सक्सेशन के साथ। डेल्टा इज द आंसर। यस। नेक्स्ट, इट इज अ ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 34, एक ऐसा एरिया जो ट्रांजिशन एरिया है, ठीक है, कि समुद्र का किनारा और ये सीशोर है, राइट। ध्यान से इसको समझिएगा डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। सो दिस इज अ पॉन्ड, वाटर बॉडी है, और ये एक नदी का किनारा, एक पॉन्ड, कुंड का किनारा है। मेंढक यहां से यहां से, ठीक है। जो प्लांट्स यहां पर रहते हैं वो कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं, वो आधे सबमर्ज प्लांट्स यहां है, आधे, यानी किसी इकोसिस्टम में अलग अलग बायोम में ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो ग्रासलैंड के कुछ एनिमल्स इधर, तो एक कॉमन ट्रांजिशन एरिया कुछ समय के लिए है ना, वेयर टू कम्युनिटीज, ग्रासलैंड के कम्युनिटीज जंगल में चले जाते कुछ समय के लिए, जंगल के कुछ मेंबर, कम्युनिटी मेंबर यानी पॉपुलेशन आते आते ग्रासलैंड में आ जाते हैं, ये चलता रहता है। इट मे बी नैरो, वाइड, काफी नैरो ट्रांजिशन जोन होगा, ज्यादातर क्रॉस नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत क्रॉस करते हैं और फिर वापस अपनी जगह चले जाते हैं। या वाइड है ना, इट मे बी लोकल जोन बिटवीन फील्ड एंड फॉरेस्ट। एक उदाहरण है, फॉरेस्ट है फिर फील्ड है, मैदान है। क्लियर? तो ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? इकोटोन। यस कमांडोज, आंसर होगा इकोटोन। सी इज द आंसर, इकोटोन आंसर है। नेक्स्ट, द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर इज ड्यू टू। एक एनिमल से, यानी एनर्जी फ्लो, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करना, कॉन्ड्यूट का प्ले कौन करता है? हु प्ले द रोल ऑफ कॉन्ड्यूट?
एम आई राइट और नॉट? याद करिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन, प्रिडेशन इज द आंसर। यस कमांडोस, प्रिडेशन के कारण ही एनर्जी फ्लो कायम है। दैट्स द पॉइंट। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो फूड चेन के थ्रू जो हो रहा होता है, इट्स द ऑल क्रेडिट, सारा श्रेय जाता है प्रिडेशन को। यस, सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कमांडोज। द बायोकेमिकल साइकिल विदाउट एन एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमांडोज। मैं फिर से जो है डेंजर साइन ये बनाना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को समझिए। जितनी भी बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ा होगा, लेकिन उसमें से फास्फोरस साइकिल की एक खासियत है कि उसमें एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नहीं है। एम आई राइट और नॉट? यस। सो आंसर है बीटा, आंसर है बीटा। ओके कमांडोज, गौर करिएगा। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल विदाउट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट, डेफिनेटली, क्योंकि फास्फोरस का सोर्स सेडिमेंट्स ज्यादातर होते हैं, रॉक सेडिमेंट्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक नहीं। क्लियर क्लियर? यस। तो आंसर है बीटा, क्योंकि बाकी सब जगह कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 36, बीटा इज द आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इकोलॉजिकल सर्विसेज इंक्लूड, इकोलॉजिकल सर्विसेज में आपने ब्रॉड, नैरो एंड एथिकल, यूटिलिटियन देखा, ये 3 तरह के सर्विसेज। फिलहाल उनमें से इस दिए गए क्वेश्चन में एवरी वन ऑफ यू, यस आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सब लोग जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए और रिस्पेक्टिव कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मेंशन करिएगा। यस, लेट्स कंटिन्यू। इकोलॉजिकल सर्विसेज इंक्लूड CO2 को फिक्स करना, ऑक्सीजन रिलीज करना, पॉलिनेशन। एम आई राइट और नॉट? डेफिनेटली। मुझे और ऑप्शंस इसलिए नहीं देखने क्योंकि ये तो सब इकोलॉजिकल सर्विसेज है, लेकिन यहां ऑक्सीजन लिखा है, रिलीज ऑफ CO2, फर्टिलाइजेशन, नो। नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया, सिंगैमी, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है। इकोलॉजिकली नेचर में जो चल रहा है वो सर्विसेज ये चल रहा है, CO2 को फिक्स करना लगातार, है ना, एज अ कार्बन कंपाउंड, और ऑक्सीजन रिलीज करना, अवेलेबल कराना, जो बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, और पॉलिनेशन, क्योंकि सारे फ्रूट्स, फ्लावर एंड पॉलिनेट फ्रूट्स किसका नतीजा है? पॉलिनेशन का नतीजा है। यस और नो? तो उसमें कोई ना कोई लिविंग बीइंग इन्वॉल्व है, अलग अलग तरह के स्पीसीज के। यस, सो 37 आंसर इज ए। स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इन नेचर इज ड्यू टू, डिकम्पोजिशन हो रहा है एक गिरे हुए पेड़ का दरख्त, लेकिन बहुत ही धीमे गति से। इसका क्या कारण है? वेरी स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। एनारोबिक नहीं, एनारोबिक अराउंड देम, लो सेलुलोज कंटेंट, लो मॉइस्चर कंटेंट, पुअर नाइट्रोजन कंटेंट। इन सारे कंडीशंस में जो है लो मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि सूखा पेड़ है, बिल्कुल मॉइस्चर उसमें ना के बराबर है, लो मॉइस्चर। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, सी इज द आंसर। Next, the correct definition of ecosystem is, the correct definition of ecosystem is community of organism interacting। हाँ ऐसा होता है, लेकिन with one another। क्या सिर्फ कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं? क्या एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट नहीं करते? करते हैं, इसलिए ये डेफिनेशन नहीं है। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एरिया, ये भी नहीं होगा। दैट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग, नो। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ एनवायरमेंट, organism and environment, biotic and abiotic, within a given they live. So this D is the answer, delta is the answer. Okay commandos, question number 39, delta is the answer. Next, detritus food chain begins with, detritus food chain जो है DFC, वो शुरुआत किससे होता है? सिंपल, डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट या किसी भी और लिविंग बॉडी का हो सकता है, वहां से शुरू होता है DFC, डेट्रिटस फूड चेन। डेल्टा इज द आंसर। ओके कमांडोज, तो इस तरह से लेट्स कंटिन्यू द अनदर क्वेश्चन। यस कमांडोज? ओके कमांडोज, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, राइट? सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड नाउ? The number of primary producers within a specified area would be maximum in, जितने भी ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, एक स्पेसिफाइड एरिया में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम कहां पाए जा सकते हैं? फास्ट फ्लोइंग रिवर नहीं,
पॉन्ड इकोसिस्टम, डीप ओशन, ये तो एरिया काफी बड़ा है, कोई स्पेसिफाइड थोड़ी है। एस्चुरिन है ना, और एस्चुरिन तो रिवर और सी वाटर जहां मैच करता है। फिलहाल जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है तो पॉन्ड इकोसिस्टम इज द प्रोबेबल आंसर, क्योंकि उसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टॉन्स, पॉन्ड इकोसिस्टम स्पेसिफाइड एरिया कम से कम एक निहित एरिया है। बीटा इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 41। यस, नेक्स्ट द ओपन, यस अगला देखिए, द ओपन ओशन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द टू लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। अर्थ के नेट प्रोडक्टिविटी में जो है ओशन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के सबसे ज्यादा नेट प्रोडक्टिविटी में योगदान है। इसका कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन? इसका रीजन है, यस कमांडोस, सीजिए देखिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी, द ओशन, लार्ज ह्यूज सरफेस एरिया के कारण, और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उसकी जो प्रोडक्टिविटी रेट ही बहुत हाई है, अपने एफिशिएंसी और प्रोड्यूसर लेवल ज्यादा होने के कारण, जो फोटो एफिशिएंसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस में, राइट। ये दो रीजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 42, डेल्टा इज द आंसर, क्योंकि बाकी ऑप्शन सब आप देखिए, बोथ हैव हाई रेट, नहीं दोनों का हाई रेट नहीं है नेट प्रोडक्टिविटी का, गलत। बोथ कवर ह्यूज सरफेस एरिया, नहीं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट हो या कोई भी ट्रॉपिकल, वो तो कम एरिया है, ओशन तो काफी बड़ा है, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज्यादा स्पेस थोड़ी कवर करते हैं, इसलिए ये भी गलत है। न्यूटन साइकिल फास्टेस्ट इन दिस टू इकोसिस्टम, उसका कोई संबंध ही नहीं है इस चीज से। द मोस्ट प्रोबेबल आंसर एंड साइंटिफिकली रीजनिंग इज द डी ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है वो सबसे बेहतरीन आंसर है दिए गए प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 42, डेल्टा इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10% लॉ किसने प्रपोज किया था? इट्स अ जीके बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर इज अल्फा, दैट्स लिंडमैन ने जो है 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल बताया था। यस कमांडोस, क्वेश्चन नंबर 43, ए इज द आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर करें। अ फूड चेन स्टार्ट्स विद, एक फूड चेन हमेशा किस प्रोसेस से स्टार्ट होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन से नहीं, आंसर है फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि कौन परफॉर्म करते हैं? प्रोड्यूसर। और हर इकोसिस्टम सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस एनर्जी को जो है कि इकोसिस्टम में इनपुट कराते हैं, इसलिए बीटा इज द आंसर। ओके कमांडोस, क्वेश्चन नंबर 44, बीटा इज द आंसर। फोटोसिंथेसिस वह है जो कि फूड चेन को स्टार्ट करता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करके, इसलिए बीटा आंसर है। अगला क्वेश्चन कमांडोस, क्वेश्चन नंबर 45, यस प्लीज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट इज मोस्ट अनसुटेबल फॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? गौर करिए कमांडोस, मैंने क्या और कैसे बोला, राइट कि कौन सा हैबिटेट इज अनसुटेबल फॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ना के बराबर उम्मीद ही नहीं की जा सकती, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? सनलाइट। और आप इनमें से बताइए कहां देयर इज नो सनलाइट? केव, डार्क केव्स, ठीक है ना, जो गुफा होते हैं, केव्स होते हैं, वहां तो सनलाइट ही नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल अंधेरा रहता है वहां, आप प्रोडक्टिविटी तो अनसुटेबली होगा ही नहीं, इसलिए बीटा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, बीटा इज द आंसर। यस प्लीज, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट, फाउंड अराउंड डीप सी वेंट्स। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि समुद्र की गहराई, ट्रेंच में जो है डीप सी वेंट में रहते हैं, वो किसके उदाहरण है? दैट्स द क्वेश्चन कमांडोज। तो फिर क्या वो प्रोड्यूसर्स हैं? क्या वो डिकम्पोजर्स हैं? क्या वो केमिकल साइक्लिंग करते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है? द आंसर इज ए, दे आर द प्रोड्यूसर्स ओवर देयर। यस प्लीज, क्वेश्चन नंबर 46, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 46, ए इज द आंसर। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को आप क्या दर्जा देंगे? क्या पोजीशन है? वो क्या करता है इकोसिस्टम में? व्हाट रोल इट प्लेस? हर्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर? डेफिनेटली वो डेट्रीफरस फूड चेन का हिस्सा है। डेल्टा इज द आंसर। अर्थवॉर्म इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेट्रीवोर, डेट्रीवोरस न्यूट्रिशन। यस करेक्ट। 47, डेल्टा इज द आंसर। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अगला क्वेश्चन, इकोलॉजिकल निक, इकोलॉजिकल निक को आप क्या परिभाषित करेंगे, कैसे रेफर करेंगे, क्या उसके बारे में कैरेक्टराइज करेंगे? दैट्स द क्वेश्चन। इकोलॉजिकल निक क्या देता है? यस, रेंज ऑफ कंडीशंस जो कि सुइटेबली एक स्पीसीज को सपोर्ट कर सके, करेक्ट।
निक सपोर्ट्स अ स्पीसीज, और एक स्पीसीज के मेंबर को किसी भी दिए गए जगह में सारे एबायोटिक फैक्टर्स और दूसरे बायोटिक फैक्टर्स बेहतरीन तरीके से यूजफुली वो जो है मैनिपुलेट कर सके और एनहांस कर सके, दैट्स कॉल्ड इकोलॉजिकल निक। यस, सो रेंज ऑफ कंडीशंस इन एन हैबिटेट, है ना, एक हैबिटेट में बहुत सारे निक आते हैं, am I right or not, लेकिन एक निक में एक ही स्पीसीज आएगा और उस स्पीसीज को क्या चाहिए, रेंज ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जिससे वो अपना गिवन लाइफ स्पैन वहां अच्छे से बिता सके, am I right or not, और इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले कर सके। यस, तो इकोलॉजिकल निक रिफर्स टू रेंज ऑफ कंडीशंस इन हैबिटेट, करेक्ट। यस, तो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 48, दैट इज सी इज द आंसर। यस कमांडोज, अगला क्वेश्चन पिकअप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑर्गेनिज्म 9, ये जो ऑर्गेनिज्म 9 है वो क्या है, क्या वो एक हर्बीवोर है, क्या वो एक प्राइमरी कार्निवोर है, सेकेंडरी कार्निवोर है, ओमनीवोर है। तो आप देख सकते हैं पहले तो ए यहां पर जो है प्रोड्यूसर है, क्लियर। यस, क्योंकि उसको सब कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, तो वो प्रोड्यूसर है। और इसी ए को फिर ये जो कंज्यूम कर रहा है ये हर्बीवोर है, राइट, सही है, हर्बीवोर है, गुड, फाइन। और ये 9 प्लांट भी कंज्यूम कर सकता है, प्रोड्यूसर इस प्लांट को भी, और इस एनिमल, द हर्बीवोर इज एन एनिमल, राइट, तो वो उसको कंज्यूम, दोनों को कंज्यूम कर रहा है, तो 9 क्या होगा, यस कमांडोस, ओमनीवोर्स। सो आंसर इज व्हाट, डेल्टा, डेल्टा। Question number 49, organism 9 is herbivore, D is the answer, delta. Yes. अगला क्वेश्चन कमांडोज, आगे बढ़ते हैं, fill in the blanks, है ना। पहले तो ये डायग्राम आपको याद आना चाहिए, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, यस प्लीज ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी के प्रेजेंटेशन को जो है लाइन अप करके आपके सामने क्वेश्चन को बनाया गया है। यस, करेक्ट। तो फिर अब क्वेश्चन ये है कि आप खुद देख के बताएं कि कौन सा ऑप्शन चूज करने पे ये सही फीलिंग होगी, दैट्स द क्वेश्चन कमांडोज। तो 1 इज क्या है, प्रोड्यूसर है, करेक्ट। फिर लिटरफॉल को इस्तेमाल करने वाला 2 क्या है, डेट्रिटस है, राइट। 3 क्या है, सॉइल सॉल्यूशन, 3 सॉइल सॉल्यूशन है। 4th डिकंपोजिशन अपटेक हो रहा है, डिकंपोजिशन, यस। एंड 5th इज वेदरिंग, 5th इज वेदरिंग, रॉक मिनरल बन रहा है वेदरिंग के कारण, वेदरिंग। तो 1 इज द आंसर, यस कमांडोज, अल्फा, ए इज द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 50, ए इज द आंसर। तो इस तरह से जो है आपको एक्सपीरियंस हुआ कि किस तरह से प्रोबेबली क्वेश्चन पैटर्न्स नीट 2022 जो आपका 17 जुलाई 2022 का वो दिन, इस चैप्टर से रिलेटिव क्वेश्चंस किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, फ्रेम अप हो सकते हैं, यह आपने पिछले घंटे भर में एक्सपीरियंस किया मेरे साथ, यस कमांडोज। और इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम तक पहुंचाने के कगार पे पहुंच चुके हैं। सो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।